बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पहला टॉपिक, क्लोनिंग ऑफ ए जीन। और क्लोनिंग ऑफ ए जीन के जो मेथड इस चैप्टर में दिए गए हैं उनमें एक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दोनों के अलावा और भी मेथड्स हैं जो सिलेबस में शामिल नहीं है। अलबत्ता पहले हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पीसीआर। जैसा कि चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमने बात की थी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बुनियाद दरअसल यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड पर खड़ी है। यानी चैप्टर 23 का लिंक दरअसल चैप्टर 20 में है। तो हम पहले चैप्टर 20 से चंद एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इन स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे ताकि उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमने एक जेनेटिक्स का सेंट्रल डॉगमा डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स, डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में फ्लो करती है और फिर मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स ट्रांसलेट करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करते हैं। यानी डीएनए में जीन प्रेजेंट है, जीन की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में कॉपी होती है। ये मैसेंजर आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से गुजरकर फाइनल स्प्लाइस्ड मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसको राइबोसोम ट्रांसलेट करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, कन्वर्ट की बजाय उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसके मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल। जिस तरह ट्रांसलेशन में आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ट्रांसलेट करते हैं, दरअसल हम मफहूम को दूसरी लैंग्वेज में तब्दील कर देते हैं। बहरहाल, तो सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट जहन में रहे। इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मिसालें जो दी गई हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी के उनमें इसी सेंट्रल डॉगमा को अप्लाई किया गया है, इम्प्लाई किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी प्रोसेस को स्टडी करते हैं साइंस में, तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि उसकी मुकम्मल मालूमात जानने के बाद हम उस प्रोसेस को अपने मकासद के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बेस करती है उन कुदरती नेचुरल प्रोसेसेस पर जिसके ज़रिए से डीएनए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन की शक्ल में। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यहाँ पर क्या होगा, हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 20 से अगर हम इसका ताल्लुक जोड़ें तो जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की हमने बात की थी कि जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, और उसी में एक मेन कैरेक्टर यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या है कि इट इज द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। कि जेनेटिक कोड यानी ये खुफिया लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम है ऑलमोस्ट। एक्सेप्शनल केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 20 में। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब, फॉर एग्जांपल AGA specifies arginine in bacteria, in humans, and all other organisms whose genetic code has been studied। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड स्टडी किया जा चुका, सभी के अंदर मैसेंजर आरएनए पर मौजूद
कोडॉन, AGA के मीनिंग आर्जिनिन ही पाए गए। यानी AGA के कोडॉन को बैक्टीरिया, ह्यूमन और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ट्रांसलेटर्स हैं यानी राइबोसोम्स हैं, वो जब AGA के कोडॉन को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन की लैंग्वेज में, तो AGA के अगेंस्ट आर्जिनिन का अमाइनो एसिड ही ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर दो एक मिसालें और ऐड करना चाहें, तो ये जेनेटिक कोड का एक पार्ट बुक से हमारे सामने है। कहने का मतलब ये है कि GUU, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, GUU विल स्पेसिफाई वेलाइन। इसी तरह GCU हर जगह पे एलानीन को ही स्पेसिफाई करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोडॉन, क्योंकि कोडॉन की मीनिंग जितने भी ट्रांसलेटर हैं, प्रोटीन वर्क बेंचेस हैं, राइबोसोम हैं, वो सब एक ही मीनिंग लेते हैं। एक ही मीनिंग यानी बैक्टीरिया अगर GUU को ट्रांसलेट करेगा तो ग्लाइसिन में करेगा, ह्यूमन सेल ट्रांसलेट करेगा तो ग्लाइसिन में करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई फंगस हो, कोई प्लांट हो, एनीवन, वो भी अगर GUU कोडॉन को ट्रांसलेट करेगा तो इट विल बी ग्लाइसिन। सॉरी। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। और इस यूनिवर्सैलिटी की बुनियाद पर, इस यूनिवर्सैलिटी की बुनियाद पर क्या हुआ? द जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से जीन को अगर आप ट्रांसफर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसे करने पर कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब्ड। वो जीन, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का कोई जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, तो वो जीन उसमें कामयाबी से ना सिर्फ ट्रांसक्राइब होगा, बल्कि ट्रांसलेटेड, और ट्रांसलेट होकर क्या बनाएगा? प्रोटीन। जो सेंट्रल डॉगमा का हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया कि जीन विल बी ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन का कोई जीन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करें, तो बैक्टीरिया में वो ह्यूमन प्रोटीन हासिल की जा सकती है जो उस जीन से ह्यूमन सेल में पैदा होती है। मिसाल के तौर पर, वेरी कॉमन एग्जांपल, ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन कब होगी? जब ट्रांसलेशन होगी। तो can be produced inside bacteria if we can transfer human insulin gene into bacterial cell। अगर हम इंसानी जीन, जो इंसुलिन को स्पेसिफाई करने वाला जीन है, उसको ह्यूमन सेल से निकालकर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दें, तो ये जीन जो ट्रांसफर होगा इसे कहेंगे ट्रांसजीन, यानी ट्रांसफर किए जाने वाला जीन। तो नतीजा क्या होगा कि ह्यूमन इंसुलिन अब बैक्टीरियल सेल में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो लॉजिकली जीन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ऊपर बुक में जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यानी कोई पाबंदी नहीं है कि इंसान का जीन सिर्फ इंसान ही में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ह्यूमन जीन को आप बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फंजाई में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं, प्लांट का जीन ह्यूमन में कर सकते हैं, प्लांट का जीन बैक्टीरिया में कर सकते हैं, फंजाई का जीन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब करने से होगा क्या? फायदा क्या होगा? यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा, तो उस जीन की प्रोडक्ट उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी हासिल की जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमन की कोई भी प्रोटीन बैक्टीरिया से पैदा करवा सकते हैं। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जरूरत के मुताबिक चीजों को
इंजीनियर करना, मैनिपुलेट करना। इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहलाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से वी कैन आल्टर जीनोम, हम किसी भी जानदार का जीनोम आल्टर कर सकते हैं, और अल्टीमेटली कैरेक्टर्स अल्टीमेट अल्टर होंगे। यानी जीन में जब चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में चेंज आएगा। जिस तरह बैक्टीरिया का काम नहीं है कि वो इंसुलिन पैदा करे, उसके कैरेक्टर में शामिल नहीं है क्योंकि उसमें जीन नहीं है इंसुलिन का। लेकिन जब हमने ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में ऐड किया, तो अब बैक्टीरिया में भी ये कैरेक्टर पैदा हो गया कि इट कैन प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में एक वसी फील्ड है कि हम बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंजीनियरिंग जीन्स। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो स्कोप बुक के अंदर दिया है, यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं। अब बुक में पहले बात हुई है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप, प्रोक्योरमेंट ऑफ जीन, यानी वो जीन जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या जीन ऑफ कह लें कि ट्रांसजीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, उस जीन को हासिल कैसे किया जाए। जब हम उसे हासिल करेंगे तभी मुमकिन होगा कि उसको हम बैक्टीरिया में दाखिल कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पे प्रोक्योरमेंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल किया जाएगा, ठीक है, या ट्रांसजीन को हासिल करेंगे। उसको हासिल करने के तीन ऑप्शन हैं। उसे आइसोलेट किया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की शक्ल में उसको बनाया जाए, या उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया जाए। ये हम बारी बारी अभी डिस्कस करते हैं। जब ये जीन हासिल कर लिया गया, तो हासिल करने के बाद दूसरे स्टेप में मेकिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए एक खास डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंबाइन हो जाए, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो अगले स्टेप में हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को डिलीवर करेंगे, दाखिल करेंगे एक्सप्रेशन मीडियम में। एक्सप्रेशन मीडियम वो मीडियम जिसके अंदर उस जीन की प्रोडक्ट पैदा होगी। और जब जीन की प्रोडक्ट पैदा होगी, तो उसके अंदर कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेशन मीडियम, मसलन ही बैक्टीरिया के अंदर हमने उसको डाल दिया, तो बैक्टीरिया इज एक्सप्रेशन मीडियम। अब उस बैक्टीरिया के अंदर पहले क्लोनिंग होगी, उस रिकम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार होंगी, और इस कॉपी के बनने में रेप्लिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, जो हम चैप्टर नंबर 20 में पढ़ चुके हैं। यानी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ट्रांसजीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, उसकी बेशुमार कॉपीज प्रोड्यूस होंगी। और ये कॉपीज प्रोड्यूस होने के बाद जब अगले स्टेप पर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन, जब वो एक्सप्रेस होगा, तो एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होगी ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। और फिर मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होगा, तो बैक्टीरिया में इंसुलिन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब बारी बारी जरा इन स्टेप्स को देखते हैं। कि सबसे पहले है जीन प्रोक्योरमेंट, जीन का हसूल, जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहला उसका तरीका है आइसोलेशन फ्रॉम जीनोम, कि हम उस ह्यूमन इंसुलिन जीन को फॉर एग्जांपल जीनोम जो है उससे काट कर निकाल सकते हैं। और काटने के लिए जिस तरह सीजर इस्तेमाल होती हैं, कैंचियां, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स के जरिए से। ये मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। अब ह्यूमन जीनोम से किस तरह काटा जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो चैप्टर 20 में हम डिस्कस कर चुके हैं जीन क्या होता है, जीन के पार्ट क्या होते हैं। डीएनए के लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर जीन्स मौजूद है। जीन के दरमियान होता है इंटरजीनिक डीएनए। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको ब्लू पार्ट नजर आ रहा है इस तरफ और इस तरफ, ये है इंटरजीनिक डीएनए। मतलब जीन फकत यहाँ से यहाँ तक है, प्रोमोटर से शुरू हुआ और टर्मिनेटर पे खत्म हो गया।
तो प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक का ये पार्ट, ये जीन हमने काट कर निकालना है मॉलिक्यूलर सीजर्स के जरिए से। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर कहाँ से काटेंगे? ये मॉलिक्यूलर सीजर उसको कट करेंगी फ्रॉम द फ्लैंकिंग साइट। ये फ्लैंक्स का मतलब होता है पहलू, ठीक है। तो इन पहलुओं से, फ्लैंकिंग साइट ये इस पार्ट के अंदर, यहाँ से मॉलिक्यूलर सीजर जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, उनके जरिए हम इस जीन को काट लेंगे ओरिजिनल डीएनए के मॉलिक्यूल से, और उसे काट कर हमने उसे हासिल कर लिया। एक तरीका ये है। अच्छा, इस काटने के अंदर किस तरह मॉलिक्यूलर सीजर काम करती हैं वो अभी आगे बात करेंगे। पैलिंड्रोम्स इन डीएनए, चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। डीएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होगा डीएनए में? आम लैंग्वेज की अगर हम बात करें, एक कॉमन लैंग्वेज में, इंग्लिश इसके अंदर अगर हम बात कर लें सिंपली, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पैलिंड्रोम एक ऐसे वर्ड को या ऐसी फ्रेज को कहते हैं कि जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो भी वही लफ्ज हो, और राइट टू लेफ्ट पढ़ लें यानी उलट पढ़ लें तो भी वही हो। मतलब मैडम, मैं डम का जो वर्ड है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पढ़ने की कोशिश करें, नॉर्मल तो है कि हम लेफ्ट टू राइट इसको रीड आउट करेंगे, तो ये पढ़ने में मैडम ही आएगा। और अगर हम इसको उल्टा भी पढ़ें तो ये अब भी मैडम ही पढ़ा जाएगा, ठीक। हर लफ्ज ऐसा नहीं होता, यानी अगर सिर्फ किसी और लफ्ज की बात करें, मसलन स्कूल ही की बात कर लें, अगर हम स्कूल को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये स्कूल बनता है। लेकिन अगर इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाए तो ये गालिबन लूज और एक अजीबोगरीब बेमानी सा एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। यानी उलट पढ़ने में स्कूल स्कूल नहीं रहेगा। लेकिन पैलिंड्रोम ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ पढ़ने से वो तब्दील ना हो। मसलन अगर हम उर्दू में बात करें तो एक लफ्ज होता है बाब, जिसका मतलब दरवाजा। अब अगर बाब को हम दाएं से बाएं पढ़ें तो ये बे अलिफ बे बाब है, और अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ लें तो भी ये बे अलिफ बे बाब ही बनता है। तो पैलिंड्रोम ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो किसी भी डायरेक्शन में सेम रहे, एक ही अंदाज में पढ़े जाएं और उनके मानी तब्दील ना हो। अब डीएनए की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो डीएनए की लैंग्वेज जो है वो दो लाइनों में लिखी जाती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड 5 to 3, दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5, दो स्ट्रैंड। तो नेचर ने डीएनए की लैंग्वेज को दो लाइनों में लिखा है। अब दो लाइनों में लिखने का नतीजा क्या है कि अगर हम डीएनए में सिर्फ एक लाइन को इसी अंदाज पे, जिस तरह हमने मैडम को लिया उस अंदाज पे अगर हम देखें, तो उस अंदाज पे डीएनए की लैंग्वेज में फिर जी ए सी ए जी, लाइक मैडम, अगर हम उसी के वजन पे एक लफ्ज यहाँ पे लें कि 5 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल, तो GACAG गैकॉग कह लें, तो ये दाएं और बाएं मैडम की तरह से पैलिंड्रोम। लेकिन जहन में रहे, ध्यान रहे कि डीएनए की लैंग्वेज एक लाइन में नहीं है। डीएनए की लैंग्वेज दरअसल दो लाइनों में है। ये तो एक लाइन है, इस एक लाइन में हमने पढ़ा तो ये GACAG है। लेकिन इसकी दूसरी लाइन अगर हम पढ़ेंगे, दूसरी लाइन कौन सी होगी? जो इसके अपोजिट होगी, जिसको हम पैरेलल कहते हैं, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल अगर हम इसको कंसीडर करें तो एंटी पैरेलल या इसकी अपोजिट
लाइन क्या बनेगी, इसकी अपोजिट लाइन बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर सी टी जी टी सी। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो इसके अपोजिट जो लाइन होगी वो होगी सी टी जी टी सी। अब एक लाइन 5 to 3 है, दूसरी 3 to 5 है। असूल ये होता है कि इसको रीड किया जाए 5 to 3 में। अब इसको हमने 5 to 3 में पढ़ा तो ये है GACAG, लेकिन इसका 5 to 3 इसके एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल में इसका 5 इधर है, ठीक है। तो इस 5 एंड से जब हम पढ़ेंगे तो ये है CTGTC, तो इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट। तो इन केस ऑफ DNA पैलिंड्रोम कब बनेगा, पैलिंड्रोम उस वक्त बनेगा जब दोनों लाइनों में सेम अंदाज में उसको पढ़ा जा सके। चैप्टर नंबर 23 में पैलिंड्रोम की डेफिनेशन नहीं है। इसी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर आप ग्लॉसरी में जाएं तो ग्लॉसरी में आपको ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन नजर आएगी। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर आइडेंटिकल हो, सेम हो। कैसे, जैसे यहाँ पर मिसाल दी है GATC। अब ये एक स्ट्रैंड के ऊपर हमने पढ़ा 5 to 3 में, तो ये है GATC। और इसी के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे इसको 5 to 3 पढ़ें तो ये है 5। एंड इधर से जब इसको पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ने में भी ये GATC है। इधर भी ऊपर से भी GATC था, नीचे से भी GATC। तो इन केस ऑफ DNA हमने उसको एक स्ट्रैंड पर पढ़कर पैलिंड्रोम नहीं समझना, ठीक है। DNA के अंदर हम उसको जो उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है उसके ऊपर जब हम रीड आउट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। अच्छा, अब अगर इसको हम, ये हमारे पास सपोज एक DNA का छोटा सा फ्रैगमेंट है। इस फ्रैगमेंट के अंदर अगर हम तलाश करना चाहें कि क्या इसके अंदर कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद है, तो पहले नंबर पे तो ये समझ लें, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। दोनों स्ट्रैंड का प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस। दोनों स्ट्रैंड में तादाद तो बराबर होती है, दोनों में टाइप भी एक जैसी है। यानी डीएनए है तो डीएनए में A T C G यही चार स्ट्रैंड में भी होंगे, यही चार स्ट्रैंड में भी होंगे। अलबत्ता प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड चीज आती है सीक्वेंस। अब अगर सीक्वेंस को लें तो डीएनए को रीड करने का असूल है 5 to 3 डायरेक्शन में। अब हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को अगर पढ़ें CAGT, तो ये हो गया 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। इसके अपोजिट को जब 5 to 3 पढ़ेंगे तो ये इधर से पढ़ा जाएगा, यानी ACTG। अब इन दोनों को अगर हम मैच करें तो ऊपर है CAGT और नीचे है ACTG, तो बोथ आर डिफरेंट, दीज आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये इस पोर्शन में तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब इसी तरह अगर हम इसको आगे पढ़ते जाएं तो एज ए होल अगर बात करें, एज ए होल इसको पढ़ें तो ये एक लॉन्ग सीक्वेंस है। अपोजिट पढ़ेंगे तो अपोजिट यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये है GA, ठीक है। ये 5A यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये है GAG। और इसका 5 से कहाँ से शुरू हो रहा है, CAG। बोथ आर डिफरेंट, तो सीक्वेंस दोनों का मुख्तलिफ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर सीक्वेंस मैच नहीं करता इन 5 to 3 डायरेक्शन। लेकिन इसी लॉन्ग सीक्वेंस के अंदर ये मुमकिन है कि कोई छोटा सा पोर्शन ऐसा निकल आए, 4 या
6 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल, जहां पर सीक्वेंस अपोजिट स्ट्रैंड पर एग्जैक्टली मैच कर जाए, जिसे आइडेंटिकल कहते हैं। मतलब अगर हम इसको यहां से पढ़ें, GATTC, और इसके अपोजिट पर जाएं, तो इसके अपोजिट पर आपको नजर आएगा ये GATTC। यानी हमने ऊपर वाले स्ट्रैंड को पढ़ा 5 to 3 डायरेक्शन में, तो पहला न्यूक्लियोटाइड था जी, अपोजिट को 5 to 3 में पढ़ा, तो पहला न्यूक्लियोटाइड था जी, सेम। फिर क्या है ऊपर, ए ए, नीचे क्या है ए ए, ऊपर क्या है टी टी, नीचे क्या है टी टी, और ऊपर है लास्ट सी, तो इधर भी लास्ट है सी। तो पैलिंड्रोम इन केस ऑफ डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर भी सेम हो। अब अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं, आगे है टी, आगे है टी, लेकिन इधर से आगे चलें तो आगे है ए, डिफरेंस आ गया। तो यानी पैलिंड्रोम सिर्फ इन 6 पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम ध्यान में रहे। पैलिंड्रोम एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं कि ये पैलिंड्रोम इनमें से कौन सा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपको एक ऑप्शन दिया जाए जी जी सी जी, सॉरी ये एक और हम ले लें, GCC G, तो क्या ये पैलिंड्रोम है? तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि इसके जब हम अपोजिट पर जाएंगे, तो अपोजिट इसका क्या होगा, इसका अपोजिट होगा CGGC। ठीक है, तो अपोजिट में देखेंगे तो ये तो GCC था, और जब अपोजिट में गए तो CGG था, यानी मुख्तलिफ। तो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस किस्म का आए, तो उसके अंदर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री को कह लें कि फौरी तौर पे बनाकर फिर रीड करेंगे। अगर हम इसी में और बनाएं, तो अगर GCGC हो, तो GCGC कॉम्प्लीमेंट्री में इसको देखें, तो कॉम्प्लीमेंट्री पर क्या होगा, सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी, सॉरी, और जी फिर सी और जी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे जब हम उसको चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली GCGC का सीक्वेंस पैलिंड्रोम है, क्योंकि अपोजिट पर ये GCGC ही बनता है। ठीक है, 5 to 3, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। तो बहरहाल ये प्रैक्टिस की बात है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पैलिंड्रोम, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इनकी अहमियत क्या है? दरअसल ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि जीन को काट कर निकाला जाए। कैसे? ये जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मॉलिक्यूलर सीजर दरअसल डीएनए को कट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर। यानी हम एक ऐसा मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जो इस फ्लैंकिंग साइट में किसी पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करे और उसको काट दे। अब ये कैसे होगा, ये जरा आगे बात करते हैं। ये है हमारे पास यही सीक्वेंस जो अभी हमने बात की। इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हमने कहा कि कहाँ से कहाँ तक था, ये था GAATTC। ठीक है, GAATTC, इट वाज द पैलिंड्रोम इन दिस सेगमेंट। अपोजिट पर भी GATTC। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बुक के अंदर दी गई है मिसाल, इको R1। इको R1, ई स्टैंड फॉर एस्केरेशिया, को स्टैंड फॉर कोलाई, यानी एस्केरेशिया कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1। इको R1 एक एंजाइम, मिसाल के तौर पर इको R1 कहाँ से डीएनए को कट करेगा, ये स्पेसिफिक है इस सीक्वेंस के लिए जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। यानी GATTC इज द पैलिंड्रोम where eco R1 डिटेक्ट डीएनए एंड कट्स, और उसको काट देता है। अब ये कैसे काटेगा? इसी सीक्वेंस को अगर हम थोड़ी डिटेल में बनाएं, तो ये
दोनों स्ट्रैंड, ऊपर वाला स्ट्रैंड, नीचे वाला स्ट्रैंड। आप जानते हैं कि फॉस्फेट और सल्फर, वही चैप्टर 20 का कॉन्सेप्ट, कि एक स्ट्रैंड जो जिसे हम बैकबोन कहते हैं, डीएनए की बैकबोन, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर पर मुश्तमिल होती है। और इन दो बैकबोन्स के दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये डीएनए के दो स्ट्रैंड, दो बैकबोन, और दरमियान में न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। तो इको R1 इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके उसको कट करेगा। कहाँ से कट करेगा? यहाँ से काटा, यहाँ से काटा। और काटने का नतीजा क्या होगा? काटने के नतीजे में इसको जरा गौर से देखें, तो ये इसने इसको कट किया यहाँ से यहाँ तक, और ये इस तरह ये बॉन्ड तोड़ता हुआ ये यहाँ तक आ गया। ये पार्ट अलग हो गया। अब ये पार्ट अलग हुआ तो ये पार्ट आपके सामने ये मौजूद है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कैसे कट हुआ, कि टी ए, ये टी ए ऐसे ही मौजूद है, सी जी, ये सी जी भी अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता उससे आगे टी टी ए ये कट हुए, तो टी टी ए ए, ये चार न्यूक्लियोटाइड पे ये अलग हो गए। ठीक है। और इससे नीचे वाले जो चार थे वो अलग हो गए। यानी ये पार्ट यहाँ से इस तरह से ये यूं अलग हो गया। ठीक है। और ये पार्ट ग्रीन वाला ये इधर आ गया। ठीक है बेटा। तो इन्हें, ये जो दो कट साइड बनी है, अब अगर इनको देखें तो इधर नीचे क्या था? टी टी ए ए, इधर क्या था? टी टी ए ए। लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो ये कटिंग के नतीजे में, दरअसल अगर इसको वापस जोड़ें इन दोनों स्ट्रैंड को, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, या क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री हैं। ए टी के साथ और टी ए के साथ ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह इको R1 इस खास सीक्वेंस को कट करता है। लेकिन कट किया उसने कहाँ पे है? उसने सी और जी को नहीं काटा, इधर से भी जी और सी को नहीं काटा, बल्कि दरमियान में जो चार न्यूक्लियोटाइड थे उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। और इस तरह ये चार न्यूक्लियोटाइड टी टी ए और टी टी ए आइडेंटिकल एंड बने। इन आइडेंटिकल एंड को कहते हैं स्टिकी एंड। इसी को हम बुक की डायग्राम के साथ मैच करें तो ये देखें जी, ये है डीएनए। इस डीएनए के अंदर ये है पहला पैलिंड्रोम का न्यूक्लियोटाइड जी, उसके बाद ए टी टी और फिर ये सी। तो ये छह न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 ने कट किया। तो कट करने का नतीजा क्या हुआ? कट करने के नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रैंड सामने आए वो कुछ यूं थे। एक तरफ ये अलग हो गया, इसके अंदर जी सी को नहीं काटा गया, उनके दरमियान में टी टी ए। ठीक है। टी यहाँ पे स्मॉल इसलिए है कि ये सिंगल रिंग पर मुश्तमिल नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एडेनिन प्यूराइंस हैं, यानी लार्जर हैं, दो रिंग पर इसलिए लॉन्ग। और ये देखें दूसरी तरफ कौन सा बना? दूसरी तरफ भी जी सी को नहीं काटा गया, बल्कि दरमियान में जो चार न्यूक्लियोटाइड थे टी टी ए। अब ये दो एक तरह से जिस तरह कह लो चाबियां, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। इनको कहते हैं स्टिकी एंड, इसलिए कि अगर इनको आपस में जोड़ दें तो ये फिर दोबारा ए टी के साथ, ठीक है, और ये इधर से ये इस टी के साथ ये चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो ये फिर जुड़ सकता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते हैं डीएनए को, और काटने के नतीजे में हमारे पास स्टिकी
एंड्स बन जाते हैं, ये एक स्टिकी एंड, ये दूसरा स्टिकी एंड, और स्टिकी एंड एक दूसरे के आइडेंटिकल भी हैं, चारों भर सीक्वेंस सेम तो आइडेंटिकल कहलाएंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो अगर ये स्टिकी एंड आपस में अटैच हों तो ऑटोमेटिकली दे कैन कंबाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती। यानी इसी प्रोसेस को जो हम इधर पढ़ रहे हैं, अगर उलट करें तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इको आर वन, और तो इको आर वन की तरह से बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं वो कह ले के डिस्कवर किए जा चुके हैं, बहुत से पैलिंड्रोम डीएनए के अंदर। तो हम जब डीएनए को काटते हैं तो काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर इस्तेमाल करते हैं। उन मॉलिक्यूलर सीजर्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये बहुत से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि मोर देन 400 सच एंजाइम्स सो फार, और ये सो फार आज से 25 साल पहले की बात है। बहरहाल, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस उम्मीद है आप समझ गए होंगे पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम डीएनए को काट सकते हैं, और काट सकते हैं तो हम काट कर, ठीक है, वी कैन आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम। और कहाँ से काटेंगे? फ्लैंकिंग साइट। फ्लैंकिंग साइट हमने बात कर ली कि फ्लैंकिंग साइट इंटरजीनिक सीक्वेंस में या जीन के पहलू में मौजूद सीक्वेंसेस को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये है फ्लैंकिंग साइट, ताकि पूरे का पूरा जीन हम निकाल सकें। अच्छा जी, तो इससे आगे चलें। ये था पहला तरीका, प्रोक्योरमेंट ऑफ जीन का। जीन को हासिल करने का दूसरा तरीका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कि अगर काट कर निकालना मुमकिन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, या उसके दोनों तरफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद नहीं है बिलफर्ज, तो उस सूरत में ये भी मुमकिन है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे तैयार होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। चैप्टर नंबर 5 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन केस ऑफ वायरस हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन का उलट। चैप्टर 20 में हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और अगर आरएनए से वापस रिवर्स प्रोसेस चले तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए बनाया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल, ब्लू और रेड। एक स्ट्रैंड, सपोज ये जो सेंस स्ट्रैंड है, ये ब्लू हमें नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिट जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ये रेड। ये है पेरेंट या ओरिजिनल डीएनए। इस ओरिजिनल डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुई तो होता ये है, ऑलरेडी हम चैप्टर 20 में डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीट प्रोसेस, कि एंटीसेंस यानी ये रेड वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करता है और इसके साथ मैसेंजर आरएनए तैयार कर देता है। ये मैसेंजर आरएनए दरअसल कॉपी है इस ब्लू सेंस स्ट्रैंड की। अब इस मैसेंजर आरएनए को अगर टेम्पलेट बनाया जाए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जाए, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो वो इस आरएनए को बुनियाद बनाकर, यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा। तो इसके साथ फिर कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? क्योंकि मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी थी इस रेड की, तो ऑटोमेटिकली जब इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाएगा तो ये रेड स्ट्रैंड यानी एंटी सेंस स्ट्रैंड इसके साथ बन जाएगा। अब ये एंटी सेंस, अब ये है आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए डीएनए हाइब्रिड, और फिर इससे आरएनए वाले स्ट्रैंड को ब्रेक कर दें, और फिर इस रेड के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर हम कॉपी करेंगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, लॉजिकली ये दरअसल कॉपी होगा इस पूरे मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये ब्लू और रेड। तो हमने जीन की कॉपी तैयार कर ली मैसेंजर आरएनए से,
प्रोसेस को रिवर्स करके, क्योंकि डीएनए ने स्पेसिफाई किया था आरएनए, ये ग्रीन वाला, और फिर आरएनए से हमने स्पेसिफाई करवा लिया डीएनए। तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो चैप्टर 5 में भी हमने बात की थी इन केस ऑफ रेट्रोवायरसेस। तो दूसरा तरीका ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्रोड्यूस कर लें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से। तीसरा तरीका जीन प्रोक्योरमेंट का है कि अगर जीन स्मॉल है, यानी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो फिर उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। सिंथेसिस का क्योंकि बुक ने कोई डिस्क्रिप्शन, कोई प्रोसेस नहीं दिया, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अलबत्ता एक ऑप्शन जहन में रहे कि द जीन स्मॉल इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो बहरहाल इन तीनों में से किसी भी तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना मुमकिन है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्टीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके को इख्तियार करके हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर लिया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करके आगे क्या करेंगे? अब अगला स्टेप होगा कि हमने उसको एक मॉलिक्यूलर कैरियर, जिसे वेक्टर कहते हैं, उसके ऊपर अटैच करना है। ठीक है, वेक्टर्स और रिकम्बिनेंट डीएनए। अब वेक्टर, मॉलिक्यूलर कैरियर, वेक्टर की डेफिनेशन भी चैप्टर 23 में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। डेफिनेशन ग्लॉसरी में जाएं तो ग्लॉसरी के अंदर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी कि इन सेल बायोलॉजी द डीएनए ऑफ एन एजेंट, किसी एजेंट का डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑफ ए एजेंट, वो एजेंट वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, और बैक्टीरिया में क्या होगा? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज ए डीएनए यूज टू ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल टू ए सेल और ऑर्गेनिज्म। यानी वायरस का डीएनए या फिर बैक्टीरिया का वो डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं कॉमनली, उसको इस्तेमाल किया जाए किस लिए? टू ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर करना है किसी एक्सप्रेशन मीडियम में, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये डीएनए जो वायरस का या प्लाज्मिड की शक्ल में है, इसे वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि वेक्टर बैक्टीरिया को नहीं कहेंगे, वेक्टर वायरस को नहीं कहेंगे, बल्कि उस डीएनए को कहेंगे जो बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल होगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर्स अवेलेबल हैं, इस्तेमाल में हैं। बुक ने क्योंकि इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो हम यहाँ पे फ़कत मिसाल के तौर पर जो दी गई है कि मसलन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होते, और फिर जो पाए जाते हैं उनकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लोनिंग वेक्टर लिखा हुआ। तो क्लोनिंग वेक्टर दरअसल वो वेक्टर जो इस्तेमाल होगा क्लोन करने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीन क्लोनिंग की। तो इसी तरह मुख्तलिफ वेक्टर होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल बुक ने दी है PBR 322, PBR 322, ये यहाँ पे PBR 322। एक और की भी बात की है PSC 101। तो इन प्लाज्मिड्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल वेक्टर के तौर पर। इन प्लाज्मिड के ऊपर जो बात बुक ने स्पेसिफाई की है, वो खास बात तौर पे की है कि इनके ऊपर मौजूद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस का जीन है। ठीक है, और ये जो है, ये टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस का जीन PBR 322 पर मुश्तमिल है। अब ये PBR का मतलब क्या है? P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B और R ये उन साइंटिस्ट के नेम हैं, यानी बोलिवर और रॉड्रिक्विज। आर रॉड्रिक्विज ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड को डिस्कवर किया, और ये 322 वो नंबर है, आईडी, जो इस प्लाज्मिड को दिया गया। ठीक है, इसी तरह PUC, P प्लाज्मिड के लिए है, UC उन साइंटिस्ट के नेम, और 10 उसकी आईडी है। अच्छा,
तो PBR322 के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है एम्पिसिलिन की भी, टेट्रासाइक्लिन जीन की भी। यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं PUC10, बुक के अंदर ये जो एग्जांपल दी गई है PBR322, दोनों क्लोनिंग वेक्टर हैं। PBR322 ये इब्तिदाई वेक्टर्स में से है जो डिस्कवर हुए, इस्तेमाल में भी आए, लेकिन इनकी क्लोनिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार ये क्लोन होंगे, कितनी बार रेप्लिकेट होंगे, बहुत कम है। यानी 2 से 3 बार ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। लेकिन PUC जो 10 है, इसकी रेप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी या क्लोनिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये दरअसल इसी से मॉडिफाई करके बनाया गया है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉपीज की जा सकें। तो PUC को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, PBR अब इस्तेमाल में नहीं है। बहरहाल वेक्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे कि वेक्टर DNA है वायरस का, या प्लाज्मिड की शक्ल में बैक्टीरिया का DNA, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे एक मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पे, वेक्टर के तौर पे। कैरियर क्यों कह रहे हैं कि इसके जरिए से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी होगा टू द एक्सप्रेशन मीडियम। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कैसे होगा, रिकम्बिनेंट DNA कैसे बनेगा। हमने ऊपर बात की कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट कर निकाला किसके जरिए, ECO-R1 से। और ECO-R1 कहाँ से काटता है, उस वो पैलिंड्रोम है GAATTC। ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को भी हम ECO-R1 के जरिए से कट करेंगे। यानी इसको जब हमने यहाँ से काटा, PBR322 को हमने उसी जीन के जरिए, सॉरी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए से कट किया। ठीक है। और ये जीन था टेट जीन। टेट जीन में जहां ECO-R1 को ये सीक्वेंस मिला, GATTC पैलिंड्रोम, उसने उसे वहां से काट दिया। अब काटने के नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पे दो स्टिकी एंड्स पैदा हो गए। ठीक है। अब स्टिकी एंड यहाँ पर भी वैसे ही बने जैसे ऊपर हमने बात की कि आइसोलेशन के वक्त हमने ECO-R1 को इस्तेमाल किया, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी दो स्टिकी एंड बन गए। और जो हमने प्लाज्मिड को कट किया तो उसके ऊपर भी स्टिकी एंड। ये जरूरी है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट कर निकाला है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को भी कट करेंगे, ताकि बनने वाले जो स्टिकी एंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर वो डिफरेंट हुए तो एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकते। तो ये देखेंगे फॉरेन DNA, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी वही स्टिकी एंड था AATTC वाला। इसको हमने काटा तो उसके ऊपर भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड बना। ऑटोमेटिकली हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर इन दोनों के दरमियान चिपका दिया। यहाँ पे जरा देखें तो ये है। अब इस सूरत में क्या हुआ कि ये था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट दरमियान में। ठीक है। और जो दो कट बने थे DNA के अंदर, यानी जो साइड थी काटी गई थी, यानी ये है बैक्टीरियल प्लाज्मिड के एंड्स। तो इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड के एंड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चिपक गया। ठीक है। अब यहाँ पे चिपकने के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो तो खुद ब खुद चिपक जाएंगे, लेकिन डीएनए लाइगेज का काम क्या है, डीएनए लाइगेज दरअसल इसको जोड़ेगा। अब जोड़ने का काम वही चैप्टर नंबर 20 जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए चैप्टर 20 को समझना जरूरी है। अच्छा, डिटेल में थोड़ा सा आए तो ये था हमारा वेक्टर का DNA, जिसको हमने ECO-R1 के जरिए कट किया। जब हमने ECO-R1 के जरिए कट किया तो इस बैक्टीरियल DNA के ऊपर ये देखें ये बना स्टिकी एंड। और जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था उसके ऊपर ये स्टिकी एंड बना था। अब इन दोनों स्ट्रैंड को अगर गौर से देखें तो दोनों एंड्स आइडेंटिकल हैं। यानी इसको पढ़ें 5 to 3 तो ये TTA है, इसको पढ़ें तो ये भी TTA है। ठीक है। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दें तो नतीजा क्या होगा, ये दोनों अपने स्टिकी एंड्स की बुनियाद पर
ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये है बैक्टीरियल यानी प्लाज्मिड का डीएनए। तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन एट स्टिकी एंड। तो इसलिए जरूरी है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी कट करें, ताकि बनने वाली जो स्टिकी एंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों और वो चिपक सके। अलबत्ता जो हमने रेप्लिकेशन के अंदर भी बात की थी कि लाइगेज का काम क्या है। लाइगेज का काम ये है कि इस यानी यहाँ पर ये ये जो जी है, इस जी को इस ए के साथ कनेक्ट करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना जरूरी है। इस ए को यहाँ इस जी के साथ कनेक्ट होने के लिए फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनना जरूरी है। तो लाइगेज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए खुद ब खुद चिपक जाएगी। तो ये है लाइगेज का काम। तो लाइगेज के जरिए से हमने क्या किया, लाइगेज के जरिए से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया इस प्लाज्मिड के साथ। यानी बैक्टीरिया से हमने लिया प्लाज्मिड, उसको कट किया उसी एंजाइम से जिस एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ह्यूमन डीएनए से हमने काट कर निकाला था, ये इंसुलिन का जीन। ठीक है, इंसुलिन का जीन हमने काटा, इधर से प्लाज्मिड को कट किया और फिर इस इंसुलिन के जीन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया लाइगेज की मदद से। और इस तरह से ये डीएनए लाइगेज सील्स ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड विच हैव आइडेंटिकल स्टिकी एंड। तो अब जब हमने इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ ह्यूमन डीएनए को जोड़ा, तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंप्राइज करता है दो मुख्तलिफ सोर्सेज के डीएनए पर। एक सोर्स है कह लेंगे डीएनए, एक सोर्स है बैक्टीरिया और दूसरा है ह्यूमन। तो अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, यानी बात हो गई यहाँ तक। ठीक है जी। तो बुक के अंदर ये टॉपिक हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने किस में डालना है, एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इस डीएनए का एक्सप्रेशन तब आएगा कि जब हमने इसको बैक्टीरिया में ऐड किया। अब बैक्टीरिया तो एक सिंगल है, अब इस सिंगल बैक्टीरिया से क्या होगा, ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ग्रोथ चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन में एक आइडियल टाइम कितना लगता है, 20 मिनट। यानी 20 मिनट बाद ये एक बैक्टीरिया इन दो बैक्टीरिया में चेंज हो गया, और अगले 20 मिनट बाद ये 2 से 4 होंगे, उससे अगले 20 मिनट में 4 से 8 होंगे। और इस तरह बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाएगी, उन बैक्टीरिया की तादाद जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो बढ़ते बढ़ते ये ग्रोथ हुई, और जितने भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे ऑटोमेटिकली सब के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी होता जा रहा है। यानी इसके अंदर एक कॉपी थी, अब इनके अंदर दो कॉपीज मौजूद हैं। और ये कैसे हुई है, रेप्लिकेशन के जरिए। तो और इसी को हम कहेंगे क्लोनिंग। यानी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन होता जा रहा है, उसकी आइडेंटिकल कॉपीज पैदा हो रही हैं विद द बाइंड्री फिशन, विद द रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इवन ये बैक्टीरिया जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन हो रहा है, ये बैक्टीरिया भी हम इन जनरल एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। तो इन्हें कहेंगे बैक्टीरियल क्लोन। तो इस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो कर गए, बहुत सारी कॉपी बन गई। और फिर इन बैक्टीरिया में जब ये जीन एक्सप्रेस होगा, ये जीन एक्सप्रेस होगा तो बैक्टीरिया में इंसुलिन पैदा हो जाएगी, जिसको हम टेक्निक के जरिए से अलग कर लेंगे और मार्केट कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि अब इसके अंदर बेशुमार कॉपीज मौजूद हैं इंसुलिन के जीन की, तो हम उस इंसुलिन जीन को हमने क्लोन भी कर लिया, यानी इंसुलिन जीन की क्लोनिंग भी हो गई। ठीक है, और इंसुलिन पैदा भी हो गई, दोनों काम हो गए। अब क्या पर्पस था, कुछ भी हो सकता है, यानी जीन क्लोन भी कर लिया और साथ ही प्रोडक्ट भी हासिल की जा सकती है। तो क्लोन इंसुलिन जीन कैन बी आइसोलेटेड।
अब यहाँ पर चैप्टर 20 से क्या बात आई कि बैक्टीरिया के अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए दाखिल कैसे होगा। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 20 में बात हुई थी ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात हुई थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन। और कहा यह गया था कि डेड डेड फॉर्म में दाखिल किए जाने वाले बैक्टीरिया से कोई चीज निकलकर, जो बाद में पता चला डीएनए, वो दाखिल हुई इस लिविंग इस नॉन पैथोजेनिक के अंदर। और उस नॉन पैथोजेनिक को कन्वर्ट कर दिया उसने किसके अंदर, इस पैथोजेनिक फॉर्म में, ठीक है। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। ये बैक्टीरिया के अंदर एक नॉर्मल फिनोमिना है कि बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट से डीएनए को अपटेक करते हैं और तब्दील हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म इस पैथोजेनिक फॉर्म में तब्दील हुई और इस चूहे के मरने की वजह बनी थी। तो बहरहाल चैप्टर 20 में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो अब अगर हमने एक जीन बैक्टीरिया में दाखिल किया है, तो उसने भी बैक्टीरिया को तब्दील कर दिया है। क्या तब्दीली आई है कि ये बैक्टीरिया पहले इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता था, अब इंसुलिन पैदा करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज को कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के जो सेल हैं वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक कर लेते हैं। और खास तौर पे ये अपटेक करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम क्लोराइड से को मीडियम में दाखिल कर दिया जाए तो इनके अपटेक करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है, दे बिकम मोर परमिएबल। तो इस तरह जब बैक्टीरिया में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए दाखिल किया तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए, उन बैक्टीरिया को आगे ग्रो किया गया और उन बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन भी हासिल की और जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोन्ड कॉपीज भी हासिल हो गई। अच्छा जी, इससे आगे क्या टॉपिक है, इससे आगे टॉपिक है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, ये बात हमने कर ली, ठीक है। इससे आगे इस डायग्राम के अंदर कंपैरिजन है कि वहां पर तो बैक्टीरिया की बात हुई थी, यहाँ पर इन एडिशन बात हुई है बैक्टीरियोफेज को। यानी वायरस का डीएनए भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए वेक्टर, एज ए वेक्टर। इस कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन के अंदर क्या कहा गया कि अगर हमने बैक्टीरिया के अंदर अपने जीन को क्लोन करना है तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला, इस प्लाज्मिड को कट किया, ठीक है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन जीन को इसके अंदर पेस्ट किया, ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। और इसको बैक्टीरिया होस्ट सेल में दाखिल कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो ऐसे भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि हम वायरस, बैक्टीरियोफेज चैप्टर नंबर 5 बैक्टीरियोफेज का आप लाइफ साइकिल भी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियोफेज से हमने वायरल डीएनए। अब ये जहन में रहे कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर इस डीएनए को कहा जा रहा है, इस बैक्टीरिया को वेक्टर नहीं कह रहे जिससे प्लाज्मिड लिया है। ये वायरल डीएनए वेक्टर है, ना कि ये फेज वायरस वेक्टर है। यहाँ ऊपर देखें हेडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ वेक्टर। रिमूव किसे रिमूव किया है, ये है वेक्टर, प्लाज्मिड ना कि बैक्टीरिया। रिमूवल ऑफ वेक्टर, वायरल डीएनए वेक्टर है ना कि फेज वायरस वेक्टर है, ठीक है। तो रिमूव किया वेक्टर को और इस वेक्टर के साथ हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करने के नतीजे में अब ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। ऊपर बना था प्लाज्मिड के साथ रिकम्बिनेंट डीएनए, ये बन गया वायरल डीएनए के साथ रिकम्बिनेंट डीएनए। और फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में दाखिल कर दिया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बाहर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, ये अपने होस्ट बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह जब हम बैक्टीरियल सेल को इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरिया इस्तेमाल होगा इस तरह से कि बैक्टीरियल डीएनए के पार्ट के तौर पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन होगा, तो हम कहेंगे बैक्टीरियल क्लोन। और अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एज ए पार्ट ऑफ वायरल डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्लोन होगा, तो उसे कहा जाएगा फेज
क्लोन या बैक्टीरियोफेज क्लोन। तो ये दो डेफिनेशन जहन में रहे, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ जीन रिकम्बिनेंट डीएनए में, ये एक में दाखिल किया था, एक से दो हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोनिंग हो गई। तो बैक्टीरिया हैविंग क्लोन रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी क्लोन्स ऑफ ट्रांसजीन, तो उनको हम कहेंगे ये बैक्टीरियल क्लोन है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज क्लोन तब कहलाएगा या कौन कहलाएगा कि जब टारगेट जीन को हमने क्लोन किया एज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन हुआ है एज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी जितने बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई होकर निकलेंगे, हर बैक्टीरियोफेज के डीएनए में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी मौजूद होगी। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज क्लोन। तो ये कंपैरिजन था। इससे आगे टॉपिक है बेटा, अच्छा, इससे आगे जीनोमिक लाइब्रेरी का टॉपिक है। जीनोमिक लाइब्रेरी, अच्छा, ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? जीनोम इज ए फुल सेट ऑफ जीन। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जरा ध्यान में रख लें, जिसको हमने यहाँ पे जरा क्लियर कर लिया है, ठीक है। जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम इज ए फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल में जितने भी जीन पाए जाते हैं, हमने चैप्टर 20 में भी बात की थी, उसे कहते हैं जीनोम। अच्छा, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? जीनोमिक लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स, जो अभी हमने डिफाइन किया था, बैक्टीरियल क्लोन और बैक्टीरियोफेज क्लोन, वो ध्यान में रखें। कलेक्शन, जीनोमिक लाइब्रेरी बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफेज क्लोन्स का मजमुआ है। कौन से क्लोन? ईच क्लोन कंटेनिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। हर बैक्टीरियल क्लोन के अंदर डीएनए का एक खास सेगमेंट मौजूद है फ्रॉम द सोर्स सेल। सोर्स सेल मसलन ह्यूमन सेल, देयर विल बी ए सेपरेट लाइब्रेरी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। यानी जीनोमिक लाइब्रेरी ह्यूमन की अलग होगी, एस्क्रेशिया कोलाई की अलग होगी, इस तरह जितनी भी स्पीशीज हैं हर स्पीशी के लिए अलग अलग जीनोमिक लाइब्रेरी होंगी। अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी बनती कैसे है, पहले हम इसकी बात कर लें, फिर ये आगे जो दो टर्म है इनको उससे कंपेयर करेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। जीनोमिक लाइब्रेरी बनती कैसे है? हमने क्या किया, सपोज कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। बैक्टीरिया में जिस तरह सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल हुआ करता है, ठीक है। हमने क्या किया जनाब कि उसके डीएनए को, ठीक है, जो उसका डीएनए था, उस डीएनए को, ये डीएनए है, इस डीएनए के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दिए। किस तरह? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जहां भी इस पूरे डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला, वही GAATTC, उसने उसको काट दिया। उसने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, और इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है। यहाँ पे शो किए डायग्राम में कम, सपोज कि इसके 500 पीसीज हो गए, ठीक है। ये डीएनए क्या था? ये डीएनए था genome of a bacteria that contain only one chromosome, and one chromosome means one molecule of DNA। तो इस डीएनए के एक मॉलिक्यूल के हमने बहुत सारे टुकड़े कर लिए, सपोज 500 टुकड़े हो गए। अभी जो 500 टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट हैं, तो इन फ्रैगमेंट को हमने क्या किया, उसी तरह से जिस तरह अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एक लेंगे वेक्टर, वेक्टर के साथ एक टुकड़ा अटैच किया, यानी इन टुकड़ों को अगर हम नंबर दे दें, यानी सेगमेंट नंबर 1, तो सेगमेंट नंबर 1 को हमने इस वेक्टर के ऊपर अटैच किया, नंबर 2 को इसके ऊपर अटैच कर दिया, नंबर 3 को इसके ऊपर अटैच कर दिया, नंबर 4 को इसके ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है, रिकम्बिनेंट। इसी तरह नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 500 हमने रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना लिए। उन 500 में से ये चार आपके सामने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इन रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने दाखिल कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है।
अब किसी बैक्टीरिया में 1 दाखिल किया, किसी में 2 दाखिल किया, किसी में 3 दाखिल किया, किसी में 4 दाखिल किया, और किसी में इस तरह सेगमेंट नंबर 500। अब ऑटोमेटिकली यूं कह लें कि इन 500 सेगमेंट को हमने 500 मुख्तलिफ प्लाज्मिड्स के ऊपर अटैच किया, और फिर उन 500 प्लाज्मिड को अलग अलग 500 500 बैक्टीरिया में दाखिल कर दिया, और फिर उन 500 बैक्टीरिया को अलग अलग क्लोन कर लिया, ग्रो। तो नतीजा क्या होगा, अगर इन चार की बात करें तो ये हमने दाखिल किया, ये दाखिल किया, ये दाखिल किया।